नमस्ते। मैं रेनोस वैकिस, विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री और एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंट आइडियाज फॉर इम्पैक्ट का आपका मेजबान हूं। यह आपका सामान्य पॉडकास्ट नहीं है। ये आर्थिक विकास के लिए विश्व बैंक संस्थान द्वारा आपके लिए लाई गई एक एआई संचालित बातचीत है, जहां हम एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नवीनतम शोध को उजागर करते हैं, बड़े विचारों को वास्तविक दुनिया के प्रभाव में बदलना। चलो शुरू करते हैं। परिचय के लिए धन्यवाद रेनोज। चलिए एक आसान सवाल से शुरुआत करते हैं। अगली बार जब आप पेट्रोल पंप पर हों और आपकी नजर बढ़ती हुई कीमतों पर पड़े, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? और सिर्फ आमतौर पर होने वाली महंगाई ही नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे असल में कौन सी चीजें इसे बढ़ा रही हैं। क्योंकि आज हम इसकी गहराई में जाने वाले हैं। हम अप्रैल 2026 की कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट का विश्लेषण कर रहे हैं। और सच कहें तो इस समय जो कुछ हो रहा है, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया है। बिल्कुल, ये सिर्फ चार्ट्स या मार्केट ट्रेंड्स की बात नहीं है। ये ऐसे झटके हैं जो हर चीज पर असर डालते हैं। ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, फूड सिस्टम्स और सीधे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं, क्योंकि ये वाकई काफी बड़ी है। पीटा के मुताबिक मार्च में दुनिया भर में तेल की सप्लाई में रोजाना लगभग 1 करोड़ बैरल की कमी आने का अनुमान है, अगर इसकी तुलना पिछले महीने से की जाए तो। ये इतिहास का सबसे बड़ा ऑयल सप्लाई शॉक है। अब तक का सबसे बड़ा। और इसके पीछे सिर्फ प्रोडक्शन कट्स नहीं है, बल्कि चोक पॉइंट वल्नरेबिलिटी भी एक बड़ी वजह है। तो हमें इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। असल में हुआ क्या? हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाली शिपिंग के लगभग पूरी तरह से रुक जाने की स्थिति को देख रहे हैं। और इसकी गंभीरता समझिए। इतिहास में एक अकेला स्ट्रेट दुनिया के लगभग 35% सीबॉर्न क्रूड ऑयल को संभालता रहा है। ये रिफाइंड पेट्रोलियम का 20% और लिक्विफाइड नेचुरल गैस का भी 20% ट्रांसपोर्ट करता है। तो मतलब दुनिया की एनर्जी सप्लाई का बहुत बड़ा हिस्सा एक ही संकरे रास्ते से गुजर रहा है और फिर अचानक रुक जाता है। बिल्कुल। और जब इस तरह का बॉटलनेक टूटता या डिस्टर्ब होता है, तो कीमतें सिर्फ बढ़ती नहीं, वे अचानक उछल जाती हैं। यही वजह है कि 2026 में एवरेज ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस के 16% तक बढ़ने का अनुमान है। और ये सिर्फ बढ़ोतरी नहीं है, ये पूरी तरह से एक रिवर्सल है। 2022 के बाद पहली बार ईयरली इंक्रीज देखने को मिला है। और अब कीमतें जनवरी 2026 में लगाए गए अनुमान से 25% ज्यादा हैं। उम्मीदों का इतनी जल्दी इतनी ज्यादा बदल जाना सच में हैरान करने वाली बात है। यही जियोपॉलिटिकल रिस्क की असली प्रकृति है। ये समय को समेटता है। जो चीज आपको लगता था कि एक साल में होगी, वो कुछ ही हफ्तों में बदल सकती है। एक बात जो मेरे लिए वाकई महत्वपूर्ण थी, ये कोई सीधा सिंपल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। जब दुनिया में जियोपॉलिटिकल रिस्क्स बढ़ते हैं, तो ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन में सिर्फ 1% की अचानक गिरावट भी तेल की कीमतों में लगभग 11.5% की बढ़ोतरी कर सकती है। सही बात है। और ये असर आमतौर पर तेल के उत्पादन में अचानक आई गिरावट के मुकाबले लगभग दोगुना होता है। इतना बड़ा अंतर क्यों? क्योंकि मार्केट सिर्फ असली कमी को रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि अनसर्टेनिटी पर भी कर रहे हैं, जैसे रिस्क प्रीमियम्स, लोगों की एक्सपेक्टेशंस और हालात के और बिगड़ने की संभावना। और हमने इसे रियल टाइम में होते देखा है। सिर्फ मार्च के महीने में ब्रेंट क्रूड की कीमत $46 प्रति बैरल तक उछल गई और $118 पर बंद हुई, जो अब तक की सबसे बड़ी मंथली इंक्रीज थी। ये तो बहुत ज्यादा है। आगे की बात करें तो ब्रेंट क्रूड ऑयल की औसत कीमत 2026 में $86 प्रति बैरल रहने का अनुमान है। इसकी वजह से एनर्जी प्राइस इंडेक्स में पिछले साल के मुकाबले 24% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन जरा बड़ी तस्वीर को देखें, इसका इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए क्या मतलब निकलता है? इसका असर तुरंत और काफी बड़ा दिख रहा है। ईएमडीज के लिए 2026 में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 0.4% पॉइंट कम करके 3.6% कर दिया गया है। और जो देश कमोडिटीज इंपोर्ट करते हैं, चीन और भारत को छोड़कर, उनके लिए हालात और भी गंभीर हैं। उनकी आर्थिक ग्रोथ 0.5 परसेंटेज पॉइंट्स घटकर सिर्फ 2.9% रह जाती है। और इसके साथ महंगाई भी बढ़ती है। ईएमडीज में जीडीपी वेटेड कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का 5.1% तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले 4 सालों का सबसे ज्यादा होगा। और ये तब जब हम मान रहे हैं कि हालात और बदतर नहीं होंगे। बिल्कुल। अगर 2026 में औसत तेल की कीमत $115 प्रति बैरल तक पहुंचती है, तो ईएमडीज में महंगाई बढ़कर 5.8% तक पहुंच सकती है।
यहीं से ये मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़े लोगों की जिंदगी पर सच में असर डालने लगते हैं, खासतौर पर फूड सिस्टम्स के जरिए। क्योंकि तेल की कीमतों में झटके का असर सिर्फ ईंधन तक सीमित नहीं रहता। इससे खेती में इस्तेमाल होने वाली चीजों की लागत भी बढ़ जाती है। बिल्कुल। आमतौर पर अगर जियोपॉलिटिकल वजह से तेल की कीमतों में 10% की बढ़ोतरी होती है, तो नेचुरल गैस की कीमतें करीब 7% बढ़ जाती हैं और फर्टिलाइजर की कीमतों में लगभग 5% का उछाल देखने को मिलता है। जरा सोचिए कि आप एक स्मॉल स्केल फार्मर हैं। आप प्लांटिंग सीजन की तैयारी कर रहे हैं और अचानक फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा महंगे हो जाते हैं। और इसके असर सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि लोगों की जिंदगी पर सीधा पड़ते हैं। अगर मिडिल ईस्ट का संघर्ष साल के बीच तक खत्म नहीं होता और तेल की कीमतें $100 पर बैरल से ऊपर बनी रहती हैं, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का अनुमान है कि 2026 में करीब 4.5 करोड़ और लोग अक्यूट फूड इनसिक्योरिटी का सामना कर सकते हैं। 45 मिलियन। इनमें से ज्यादातर सब सहारन अफ्रीका और मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में है। तो ये सब देखते हुए आखिर पॉलिसी मेकर्स वास्तव में क्या कर सकते हैं? जो देश अपनी एनर्जी बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि ऐसी पॉलिसीज़ लागू की जाएं जो सही समय पर हों, सीधे ज़रूरत पर फोकस करें और सिर्फ सीमित समय के लिए हों। इससे फ्यूल का इस्तेमाल ज़्यादा कुशल तरीके से हो सकेगा और उन परिवारों को भी सहारा मिलेगा जो बढ़ती लागत का सबसे ज़्यादा असर झेलते हैं। तो मतलब ब्रॉड सब्सिडीज नहीं, बल्कि फोकस्ड सपोर्ट। बिल्कुल। आप उन लोगों की रक्षा करते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, बिना पूरे मार्केट को बिगाड़े। और एनर्जी एक्सपोर्टर्स के लिए डिसिप्लिन। जब एक्सपोर्ट से कमाई अच्छी हो रही हो, तब बचत करो, ताकि बाद में अगर ट्रेड में रुकावट आए या एनर्जी की कीमतें गिर जाएं, तो मुश्किल समय में उसी बचत का सहारा मिल सके। कहना आसान है, करना मुश्किल। हमेशा ही। अब चलिए एक और पहलू की बात करते हैं, फर्टिलाइजर्स की। ये बेहद महत्वपूर्ण है। मिडिल ईस्ट दुनिया के कुल यूरिया एक्सपोर्ट्स का लगभग 25% और ग्लोबल अमोनिया एक्सपोर्ट्स का लगभग 15% से भी ज्यादा हिस्सा सप्लाई करता है। और जब शिपिंग में रुकावट आती है, कीमतें तेजी से बढ़ जाती हैं। मार्च में यूरिया की कीमत लगभग 55% बढ़कर $725 प्रति मेट्रिक टन तक पहुंच गई और फर्टिलाइजर प्राइस इंडेक्स का इस साल 31% तक बढ़ने का अनुमान है। जिससे इसे खरीद पाना मुश्किल हो जाता है और हमने देखा है कि क्या होता है, किसान इसका इस्तेमाल कम कर देते हैं। साल 2021 और 2022 में साउथ एशिया और सब सहारन अफ्रीका में प्रति हेक्टेयर खाद के इस्तेमाल में काफी बड़ी गिरावट देखी गई, जिसका असर फिर क्रॉप यील्ड्स और आने वाले समय की फूड सप्लाई पर पड़ता है। और सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं, मेटल्स पर भी दबाव बढ़ रहा है। हाँ, मेटल्स और मिनरल्स प्राइस इंडेक्स का 2026 में 17% बढ़ने का अनुमान है और इसके साथ ही ये अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचने की राह पर है। एल्यूमिनियम 22% ऊपर, कॉपर 21% ऊपर और टिन 20% ऊपर, और ये तीनों ही रिकॉर्ड लेवल्स तक पहुंचने की राह पर हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये बढ़ोतरी नई इंडस्ट्रीज से आने वाली डिमांड की वजह से हो रही है। रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां। और डेटा सेंटर्स भी। सही बात, सिर्फ डेटा सेंटर्स ही 2024 से 2030 तक दुनिया भर में बढ़ने वाली बिजली की डिमांड का लगभग 8% हिस्सा संभालेंगे। जिसका मतलब है कॉपर और एल्यूमिनियम की भारी डिमांड। लेकिन सप्लाई उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही है। बिल्कुल। शॉर्ट टर्म में सप्लाई को बदलना आसान नहीं होता और ये कुछ ही जगहों पर बहुत अधिक कॉन्सेंट्रेटेड है। उदाहरण के लिए मिडिल ईस्ट दुनिया का समुद्री रास्ते से होने वाले एल्यूमिनियम प्रोडक्शन का करीब 7% हिस्सा संभालता है। वहीं दुनिया का लगभग 25% सल्फर भी यहीं पैदा होता है। और सल्फर बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी की मदद से कॉपर और निकल जैसी धातुएं निकाली जाती हैं। इसलिए वहां होने वाली रुकावटें सिर्फ एक सेक्टर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनका असर पूरी सप्लाई चेन और अलग अलग इंडस्ट्रीज में फैल जाता है। जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अलग लगती है वो ये है कि ये सब कितना इंटरकनेक्टेड है। एनर्जी, फूड, मेटल्स, टेक्नोलॉजी, ये सब मिलकर एक ही सिस्टम बनाते हैं। इसीलिए ऐसी स्ट्रैटेजीज में निवेश करना बेहद ज़रूरी है जो हमें इन झटकों के असर से बचा सके, वरना इनके साथ आने वाले कई और नुकसान भी झेलने पड़ते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल। जिन देशों की अर्थव्यवस्था ज्यादातर कमोडिटीज के इंपोर्ट पर निर्भर करती है, वे अपने एनर्जी सोर्स और सप्लाई रूट्स को अलग अलग बनाकर जोखिम कम कर सकते हैं। साथ ही एनर्जी एफिशिएंसी में निवेश करना भी काफी जरूरी है। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज की भूमिका यह बहुत अहम है, क्योंकि उनकी लागत लगातार कम होती जा रही है। वहीं जो देश कमोडिटीज एक्सपोर्ट करते हैं, वे प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट सुविधाओं में ज्यादा निवेश कर सकते हैं,
ताकि ट्रेड में आने वाली रुकावटों को आसानी से पार किया जा सके। और सभी डेवलपिंग इकोनॉमीज में मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक नीतियां देशों को ऐसे झटकों का सामना करने और उनसे जल्दी उभरने में मदद कर सकती हैं। इसके लिए जरूरी है कि सरकारें अपनी फिस्कल स्पेस फिर से मजबूत करें, केपेबल इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा दें और ऐसी फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करें जो लंबे समय तक देश की नींव को मजबूत बनाए रखे। सही पॉलिसीज, सही प्लानिंग और रिस्क्स की क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आगे बढ़ते हुए ज्यादा रेजिलिएंट सिस्टम्स बना सकते हैं। अब आपकी बारी रेनोस। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमारी वेबसाइट पर पूरी रिपोर्ट पा सकते हैं। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आने वाले एपिसोड के बारे में सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और जाने से पहले आपने जो सीखा है उसे आप व्यवहार में कैसे लाने की योजना बना रहे हैं और आप हमसे किन विषयों पर बात करना चाहेंगे, हमें यह जानकर खुशी होगी। तब तक के लिए अलविदा।